चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बात करेंगे जम्मू में कल जो आर्मी कैंप पर हमला हुआ है, एक आतंकी एक टेररिस्ट हमला हुआ है, उसको लेकर क्या पूरी की पूरी तस्वीर बन रही है। और जो आज सरकार में लोग बैठे हैं प्रचंड बहुमत की सरकार लेकर, लंगड़ी सरकार नहीं है, 30 साल के इतिहास के बाद 30 साल के इतिहास में जाकर देश में पहली ऐसी सरकार बनी है जिसे हम लंगड़ी सरकार नहीं कह सकते, वरना पिछले 30 सालों से सरकार देश के अंदर लंगड़ी सरकारें चलती थी। पहले मीडिया रिपोर्ट पर नज़र डाल लेते हैं तो जम्मू कश्मीर के सुंजवान में जो आर्मी कैंप था उस पर हमला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? मीडिया रिपोर्ट्स जो मैंने पढ़ा है, नवभारत टाइम्स अखबार कहता है 3 आतंकियों की मौत हो गई है, 3 टेररिस्ट मारे गए हैं। ये नवभारत टाइम्स का कहना है साहब। इसी तरीके से आप देखिए अमर उजाला वो भी कह रहा है कि 3 आतंकी मारे गए हैं। मैंने पूरी खबर पढ़ी है, आप डिस्प्ले पे हमारे देख सकते हैं, खबर को पढ़ सकते हैं, हम खबर का लिंक भी आपको दे देंगे। हिंदुस्तान देखिए वो कहता है 2 आतंकी ढेर। तो ये अखबार की स्थिति है रिपोर्ट करने की, किस तरीके रिपोर्ट कर रहे हैं। 2 अखबार दे रहे हैं 3 मारे गए और एक अखबार दे रहा है कि 2 आतंकी मारे गए। मानता हूं पत्रकारिता हड़बड़ी का साहित्य होती है। क्यों? अभी खबर आई और ब्रेकिंग का जमाना आजकल चल गया, स्लो न्यूज का जमाना तो खत्म हो गया ना जी। फटाफट स्पीड न्यूज, अखबार वालों पे भी वही तारी है, टीवी वाले तो हैं ही हैं इल्ला माशाल्लाह, वो क्या बता दें क्या बोल दें। तो वो ब्रेकिंग के चक्कर में जो है ये किसी ने कहा है कि पत्रकारिता जो है वो हड़बड़ी का साहित्य है, माना जाए, लेकिन फिर भी स्लो न्यूज़ दे रहे हैं। अखबार तो आप रात के 12 बजे तक छापेंगे, आप तो सही तरीके से छापिए। 2 अखबार 3 आतंकियों के ढेर होने की बात कर रहे हैं, एक अखबार 2 आतंकियों के ढेर होने की बात कर रहा है। अब देखते हैं ये जो इनका कवरेज है कि आतंकी हमला कैसे हुआ, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, उस पर भी नज़र डालनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी आपको समझ आना चाहिए कि कैसे आतंकी हमला हुआ। तो सबसे पहले ले लेते हैं नवभारत टाइम्स को। नवभारत टाइम्स जो है वो कहता है कि आतंकी जो है जब घुसने की कोशिश कर रहे थे पिछले दरवाजे से, तो संतरी जो था गेट पे पिछले दरवाजे पर, उसने हलचल देखी और उसने उन्हें ललकारा। आतंकियों ने फायरिंग कर दी, हैंड ग्रेनेड से हमला कर दिया और वो कैंप के अंदर घुस गए। ये नवभारत टाइम्स का कहना है, एनबीटी का कहना है। हिंदुस्तान देखिए, हिंदुस्तान क्या कहता है? हिंदुस्तान कहता है पहले ग्रेनेड से हमला किया और फिर ऑटोमेटिक जो उनके पास हथियार थे और वेपन्स थे उनसे फायरिंग करते हुए वो कैंप के अंदर घुस गए। अमर उजाला देखिए क्या कहता है। अमर उजाला कहता है कि कंटीली जो वो पूरा लगा हुआ था बाढ़ बाउंड्री वाल के ऊपर, यानी कि जो भी, उसको काट के आतंकी अंदर घुसे हैं। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी है, सबकी अलग अलग थ्योरी है, सब अपनी अपनी अलग अलग बात कर रहे हैं। खैर ये बताना ज़रूरी है कि आतंकी हमले में हुआ क्या। आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हुए हैं जिनको जेसीओ कहा जाता है। जेसीओ के मामले में भी अलग अलग रिपोर्ट है। अमर उजाला दोनों को जेसीओ बता रहा है, नवभारत टाइम्स एक को जेसीओ बता रहा है, एक को सूबेदार बता रहा है, और हिंदुस्तान जो है वो भी एक को जेसीओ और एक को सुरक्षाकर्मी बता रहा है। तो ये है शहीदों के मामले में जो शहीद हुए हैं जवान। इसके अलावा एक बच्चे की मौत हो गई है, 9 लोग कर्नल समेत 4 आर्मी मैन जो हैं घायल हुए हैं, वहीं 5 महिलाएं और बच्चे घायल हुए, 9 घायल हैं। 2 जो जवान हैं उनकी हालत क्रिटिकल बनी हुई है। ये आप कल से पूरे मीडिया पे देख रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो खैर वो बहुत सारा इनसे भी आगे बढ़ बढ़ के दिखा रहा है, पर मैं बात पहले मैंने सवाल उठाए कि रिपोर्टिंग किस तरीके से की जा रही है, रिपोर्टिंग में किस तरीके से मतभेद है। यहाँ फिर मैं वाजे कर दूँ, पत्रकारिता हड़बड़ी का साहित्य और ब्रेकिंग के ज़माने में, क्योंकि इससे पहले मैं ब्रेक कर दूँ उससे पहले मैं ब्रेक कर दूँ, उस हड़बड़ी में वो लोग कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, चल रहा है। हम यहाँ किस लिए बात कर रहे हैं? क्योंकि कल से तो इस पे सारा मीडिया बात कर रहा है, हम तो स्लो न्यूज़ वाले हैं, हम तो एक दिन बाद इस पे खबर करने आए हैं। तो हम इस पे क्यों बात कर रहे हैं? हम इस पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम सवाल खड़ा करना चाहते हैं सरकार की कार्यशैली पर, उस सरकार की कार्यशैली पर जो प्रचंड बहुमत की सरकार है, जो 30 साल बाद, 30 साल तक लंगड़ी सरकारें देश के अंदर चलती थी। लंगड़ी सरकारों का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि इसकी लकड़ी लगाई उसकी लकड़ी लगाई, खड़ा कर दिया पुतले को, सरकार चलती रहती थी। 24 पार्टियों की 23 पार्टियों की सरकार चलाते थे अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद यूपीए बना, यूपीए में भी बहुत सारी दर्जनों पार्टियां थी। तो ये सिलसिला चल रहा था। 30 साल बाद जाके ऐसी सरकार बनी जो प्रचंड बहुमत की सरकार बनी।
और उस सरकार के जो गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका पहले बयान सुन लीजिए। वो कैसी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे जो जवान हैं वो देश को शर्मिंदा नहीं होने देंगे, देश का नाम नीचे नहीं होने देंगे। पहले आप उनका बयान सुनिए। नहीं, आश्वस्त रहिए, आश्वस्त रहिए। हमारे सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान बखूबी जो है जो जिस काम को अंजाम देना चाहिए वो दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं और कभी भारतवासियों का मस्तक को झुकने नहीं देंगे। अब इसके बाद चलते हैं सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओजस्वी भाषण जो है वो आप लोगों ने पार्लियामेंट में हाल फिलहाल में अभी सुना ही है। लग ही नहीं रहा था सदन में कि एक प्रधानमंत्री का भाषण है, लग रहा था कोई नेता है किसी रैली को संबोधित कर रहा है। तो अब उनके भाषण के साथ इस खबर में आपको मैं छोड़े जाऊंगा। असल जो खबर है, असल जो मकसद है खबर को आपके सामने रखने का, वो यही है कि जब वो सत्ता में नहीं थे, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे देश के, तब वो किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते थे, तब वो किस तरीके के 5 बिंदु गिनाते थे और अपना सीना भी 46 इंच का उस टाइम बताते थे। खैर आजकल वो 56 इंच का हो गया है, पिछले कुछ सालों में बदल जाती है ना चीज़ें। अब भाई आदमी का मोटापा और लंबाई चौड़ाई घटती बढ़ती रहती है तो उससे सीना तो घटता बढ़ता रहता है। पहले वो 46 इंच का बता रहे थे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। 5 उन्होंने सवाल खड़े किए थे नरेंद्र मोदी ने, जब उस वक्त वो प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर सवाल खड़े हुए करते कहा था कि इन 5 सवालों का जवाब दे दिल्ली की सरकार। साहब अब तो आप दिल्ली की सरकार में बैठे हैं, 3 साल 8 महीने हो गए हैं, आप भी कुछ जवाब दीजिए। ये वीडियो सुनिए फिर इसके आगे बात करते हैं। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ ही आते हैं, घुसपैठ ही आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुट जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है। इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? मैंने 5वां सवाल उनको पूछा कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है। आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है? एक बार इन 5 चीजों पर कुछ करके दिखाइए, आतंकवाद जड़ मूल से उखड़ जाएगा। राज्यों के अधिकार हथिया करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है। 46 इंच का सीना लगता है दोस्तों, तब जाके 46 इंच का सीना लगता है दोस्तों, तब जाके। अब ये नरेंद्र मोदी का आपने भाषण सुन लिया है। अब वो प्रधानमंत्री हैं देश के। अब आप खुद कंपेयर कर लीजिए और जो चीज़ें हैं वो खुद आप डिसाइड कीजिए कि क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है और ये तमाम हमले लगातार जारी हैं। अभी कुछ चीज़ें आपके सामने रख देते हैं फिलहाल के। पिछले 35-37 दिनों के अंदर अगर कल के हमले को जोड़ दें तो 15 से ज़्यादा जवान शहीद हो चुके हैं अभी इस साल के दौरान का ये आंकड़ा है। देखिए 35-37 दिनों में साहब, ठीक, उनका पूरा आंकड़ा उठा के देखेंगे पिछली यूपीए सरकार का 10 साल का और इनका कंपेयर करके देखेंगे एक महीने का, बराबर हो जा रहा है साहब। 10 साल में इतने जवान शहीद हुए हैं जितने जवान यहाँ 35-37 दिनों में शहीद हो जा रहे हैं। और ये ओजस्वी भाषण देने में कोई कमी नहीं है, खूब दहाड़ रहे हैं
जैसे सड़क पे दौड़ रहे हैं वैसे ही पार्लियामेंट में दौड़ रहे हैं। कम से कम पार्लियामेंट में तो प्रधानमंत्री के तरह बयान दीजिए ना, जवाब दीजिए चीज़ों का। नहीं, वहाँ भी उसी तरीके से दौड़ रहे हैं। कुछ आंकड़ों पर नजर डाल देते हैं। 18 दिसंबर 2016 का दिन आपको याद होगा, उड़ी में आतंकी हमला हुआ, 17 जवान शहीद हुए एकदम, और 19 जवान उसमें घायल हुए। ये हालत है यहाँ की। इसी साल 2016 में 2 जनवरी की सुबह 2016 में 2 जनवरी की सुबह पठानकोट के एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ। सब कब हुआ था वो आतंकी हमला? उससे पहले साहब वहाँ घूम के आए थे, उसके बाद ही आतंकी हमला हुआ था। तो इसमें 7 जवान शहीद हुए थे। हिंदुस्तान की जो रिपोर्ट कहती है, आज जो छपी है अखबार में, कि पिछले 1 साल के अंदर इस तरीके के आर्मी कैंपों पर 9 हमले हो चुके हैं। ये हिंदुस्तान की आज के अखबार की रिपोर्ट कहती है। तो सारी चीज़ों को आपके सामने रखने का मकसद यही है कि जब आदमी उधर होता है टेबल के तो वो कुछ बोलता है, लेकिन जब वो इधर आ जाता है टेबल के और सीट पर बैठ जाता है तो कुछ बोलता है। लेकिन बोलते हुए उसे उधर भी अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, और जो इधर आ जाए तो उसे इधर भी अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, करके दिखाना चाहिए। उधर खड़े होकर इस सीट पे बैठे हुए लोगों को सवाल खड़े करना, मैं बताया था आपको पहले भी कि क्राइम रिपोर्टर था तो बड़े तीखे सवाल में पुलिस से कर लिया करता था। जो हमारे IPS अफसर होते थे तो अक्सर कहते थे, अकरम बाबू उधर बैठ के बोलना बड़ा आसान है, इधर बैठ के बोल, जब आओगे तब आपको पता चलेगा। इधर बैठ के दुनिया अलग दिखती है और उधर से बैठ के जब आप देखते हो तो दुनिया अलग दिखती है। पर मैं कहता हूँ कि जिसे दुनिया एक तरीके से देखनी है, जिसे काम करना है, वो उधर बैठ के भी काम करेगा और वो इधर बैठ के भी काम करेगा। और जिसे काम नहीं करना है तो फिर वो उधर बैठ के भी ना बोले और इधर बैठ के भी ना बोले। लफ्फाजी नहीं चाहिए, काम चाहिए। देश तंग आ चुका है, देश आजीज आ चुका है ऐसे आतंकी हमलों से। कैसी कैसी बातें की जा रही थी, लेकिन लगातार ये चीजें सामने आ रही है। और वो किन लोगों के मुंह से सामने आ रही है? जो कभी कहते हैं 46 इंच का सीना और कभी 56 इंच का सीना बताते हैं, उनके मुंह से सामने आ रही है। कम से कम कार्रवाई करके दिखाइए। आप लंगड़ी सरकार नहीं है, आप तो प्रचंड बहुमत की सरकारें हैं। 19 राज्यों में आपकी सरकारें चल रही हैं। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि राज्य आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, कमेंट्स के रूप में आप अपनी राय दे सकते हैं। हमारी खबर को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही एक सुलगते हुए मुद्दे के साथ, क्योंकि भोंपू मीडिया तो उनका पिछला बयान उठा के आपको दिखाएगा नहीं साहब। भोंपू मीडिया तो आपको नहीं दिखाएगा कि 46 इंच का सीना 56 इंच का कब बन जाता है, या 56 इंच से 46 इंच क्यों हो जाता है, या 46 से 56 कैसे बढ़ जाता है। वो तो बात करेगा नहीं। वो तो बात करेगा नहीं कि क्यों अब जब आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, तमाम चीज़ें जो आप सवाल उठा रहे थे वो आप ही के पास तो है। अब आप सत्ता में बैठे, क्यों आतंकी हमले नहीं रुक रहे हैं। फिर ऐसे एक सुलगते मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दे इजाजत।